Good morning, students. So the next topic is strategic implementation of the strategy. So to understand the structural implementation of strategy, we have to understand the meaning of structure first of all. Structure refers to how the workers within a business are organized and how they relate to each other. किस तरह से वर्कर्स जो है एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक दूसरे से रिलेटेड है. हु इज द सबऑर्डिनेट ऑफ हुम, हु इज द सुपरवाइजर ऑफ हुम, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट हुम एंड हु इज गोइंग टू डायरेक्ट हुम. ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आती हैं, जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के एक्टिविटीज को, फॉर्मल रिलेशंस को एक तरह से गाइड करती है. ओके, इट इन्वॉल्व्स द टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स और द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इट आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द हिरार्की. ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की को डिफाइन करता है ये. इट स्पेसिफाइज द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू द डिपार्टमेंट्स और ऑफ द डिपार्टमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल into the total organization, and it consists of the plan of activities in order to ensure effective communication, harmonization and integration of goals and objectives across the department. तो ये इन सब चीज़ों को बताता है. सबसे पहले तो जो भी फॉर्मल रिलेशनशिप है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, and it also tells about the grouping of individual within the department and outside the department. And thirdly, it plans the activities and it ensures the effective communication channel, and it integrates the individual goals with the organizational one. Okay, so that was all about the structure. Now I will show you that how a structure is related to the strategy. See, there are 2 type of dominant structure. First is the horizontal structure. इसमें shared task, flexible authority, horizontal communication, sharing of information, centralized decision making, emphasis on learning, ये सब आ रहा है. And secondly होती है आपकी vertical structure होते हैं, जिसमें specialized task, hierarchy of authority, vertical communication and formal reporting system, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी आता है. ये दोनों चीजें एक दूसरे से जब इंटीग्रेट होती हैं और कोऑर्डिनेट होती हैं, तब हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. ओके, आफ्टर दैट आई विल शो यू दैट व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रेटेजी. ओके, एक जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से वो एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है. कोई भी जो बिजनेस पॉलिसी है उसी पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी बेस्ड होती है, और जो स्ट्रेटेजी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है, वही उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है. एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करता है स्ट्रेटेजी. एंड द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंटेंट, ई कंटेंट जिससे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज द अजहर काजमीज बुक. एंड इस पर बेस्ड जो ईपीजी पाठशाला है, इस पर सारे नोट्स हैं आपके, यहीं से मैं आपको रेफर कर रही हूँ इस लेक्चर के लिए. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a proper structure or the organizational structure in the hierarchy, in the organizational hierarchy. Why? Because when a company opts for a new or a revised strategic plan, then new or modified strategies are also adopted. Okay, जब भी कोई नया स्ट्रेटेजी बनाती है कंपनी, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नए और भी उसमें चेंजेस करते हैं पुराने वालों में. ओके, तो जब भी ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू करना होता है. इसलिए इसका स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में शो किया गया है कि सबसे पहले हम क्या किया कि स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करें. स्ट्रेटेजिक प्लान इज इम्प्लीमेंटेड एंड देन न्यू स्ट्रेटेजी इज पुट इन प्लेस. ठीक है, फिर जो नई स्ट्रेटेजी है वो बनाई जा रही हैं, फिर उन नए स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पुराने प्लान्स होते हैं और जो अब नए बन रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, मिसमैच आता है. तो हमें क्या करना पड़ता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ता है. इसलिए हमेशा जो स्ट्रेटेजी होती है वही स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है. देन
परफॉर्मेंस डिक्लाइन, अगर मिसमैच होगा स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर में तो क्या होगा, परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, परफॉर्मेंस उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, इफेक्टिवनेस रिड्यूस होगी, स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, और जब हम स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे फाइनली, तभी हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी एट लास्ट इंप्रूव हो सकती है. ओके, So now we will discuss about the general grand strategies. Porter in 1980s gave the generic strategies of product differentiation, cost leadership. ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों ग्रैंड स्ट्रेटेजीज में. अभी फिलहाल आप समझ लीजिए ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर का क्या रूल है कि जो पोर्टर था, माइकल पोर्टर, उन्होंने दिए थी जेनरिक स्ट्रेटेजी जिसमें उन्होंने एक मैट्रिक्स बताया था, और इस मैट्रिक्स में उन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, इन सब चीजों पे वो ध्यान दिया था. ही शोड दैट द फर्म विच आर लुकिंग टू कंट्रोल द मार्केट शुड ऑप्ट वन ऑफ द थ्री. ठीक है, कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी फर्म है, बिजनेस एंटरप्राइज है, अगर वो चाहता है कि वो पूरे मार्केट को लीड करे तो उसे इन 3 स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना होगा. फर्स्ट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. आपको पता होगा, आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब बाय इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन यूनिक और डिफरेंट फीचर्स इन द प्रोडक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, राइट. सेकेंड होता है इसमें कॉस्ट लीडरशिप. तो कॉस्ट लीडर, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए प्रोडक्ट का. इट शुड बी इन अंडर द अफोर्डेबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स. एंड फाइनली द फोकस. ये 3 स्ट्रेटेजीज फोकस करनी होती है अगर किसी भी कंपनी को एक मार्केट लीडरशिप की पोजीशन लेनी है तो. ठीक है, फर्म विच अप्लाइड अ कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू हिम वर स्ट्रक इन द मिडिल. ओके, एंड जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा वो मिडिल में आएगा, एंड लो एफिशिएंसी शो करेगा एंड इफेक्टिवनेस शो करेगा, एंड लॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा अगर तीनों का ही कॉम्बिनेशन लेगा तो. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इसमें मैं आपको ये वाला पर्टिकुलर जो है ग्रैंड स्ट्रेटेजी, जेनरिक स्ट्रेटेजीज, ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको सिर्फ ये एक बार को स्ट्रेटेजी ही, हम जेनरिक स्ट्रेटेजीज ही डिस्कस करेंगे. ओके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. ओके, डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे बिजनेस फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, देन इट इज नोन एज द फंक्शनल स्ट्रक्चर. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्या है कि टॉप मैनेजर है, हेड है ये पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का. इट मे बी अ फैक्ट्री, इट मे बी अ बिजनेस यूनिट. उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक ऑपरेशंस, मार्केटिंग, R&D एंड सेल्स, ये डिफरेंट. दिस इज अ काइंड ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, दूसरा है इसमें आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देयर मे बी ए स्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज ऑल्सो. जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया था वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है ना बिजनेसेस का, तो उनको इंटीग्रेट, उनको यूज, दोनों को यूज करने के लिए देयर मे बी स्ट्रक्चर फॉर इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज. ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट्स वॉल्ट डिज्नी हैज बीन कंसिडरिंग वेज टू एक्सपैंड एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स. Disney was established as an animation studio focusing children and families, which also represent their currently core target audience. ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी का आपने सभी ने नाम सुना हुआ है कि एनिमेशन में बहुत फेमस है. चिल्ड्रन और फैमिली को पहले फोकस किया इसने, उसके बाद उसने क्या किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज को फोकस किया. हाउएवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफाइंग एंड राइजिंग देयर कंपनी, डिज्नी डिड अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इनटू लाइव एक्शन फिल्म. फॉर एग्जाम्पल जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सीरीज है, ये कैरिबियन सीरीज में आ गई वॉल्ट डिज्नी. ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन किया उन्होंने अपने बिजनेस का. इन दिस मैनर द कंपनी मैनेज टू रीच न्यू ऑडियंस एंड कंट्रोल अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. ठीक है, तो पहले केवल फिल्म के लिए, चिल्ड्रन के लिए और फैमिलीज के लिए फिल्में बनाती थी, एनिमेटेड फिल्म्स, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैरिबियन सीरीज को पायरेट की, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस को उन्होंने कैप्चर किया फिल्म इंडस्ट्री की, और एक लार्ज सेगमेंट को उन्होंने फोकस किया. अंडर वर्टिकल इंटीग्रेशन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड्स इटसेल्फ आइदर बैकवर्ड टू द रॉ मटेरियल और फॉरवर्ड टू द कस्टमर्स. वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का एक टाइप है. इसमें क्या होता है कि
कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जब अपने सप्लायर के टुवर्ड्स टाई अप करती है तो उसको एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है, और जब भी अपने कस्टमर्स के टुवर्ड लाइक होलसेलर या रिटेलर से टाई अप करती है तो उसको फिर वहां पर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है। ओके, तो दीज आर द वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड द हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने ज़ारा, एक स्पेनिश क्लॉथिंग कंपनी, आपने नाम सुना होगा, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल ज़ारा स्पेनिश क्लॉथिंग एंड एक्सेसरी कंपनी हैज़ मोर देन 1000 आउटलेट्स वर्ल्ड वाइड। ज़ारा एक बहुत फेमस स्पेनिश क्लॉथिंग कंपनी है जिसके ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 1000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। ओके, तो इन्होंने किस तरह से इसको डाइवर्सिफाई किया, कैसे अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड किया? द रीजन फॉर देयर सक्सेस इज द वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू किया, फ्रॉम डिजाइनर टू मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। इन्होंने पहले जो डिजाइनर थे उनका टाई अप किया मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, मैन्युफैक्चरर्स को रिटेलर्स के साथ में किया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अनलाइक कंपनीज like Gap and A&F that purchase their clothes from suppliers, Zara makes most of its own। ठीक है, और इसके जो कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे यहाँ पे A&F एक कंपनी है, गैप एक कंपनी है जो कि क्लॉथिंग और एक्सेसरीज में डील करते थे, इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ज़ारा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने जो सप्लायर खुद ही बन गए वो। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट एफिशिएंसी आई, कॉस्ट लीडरशिप आई। कॉस्ट लीडरशिप से क्या होगा कि कहीं ना कहीं प्राइस अफोर्डेबिलिटी अल्टीमेटली कस्टमर को भी मिलेगी, जिससे कि कंपनी की सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, कंपनी फाइनली ग्रो करेगी। 60% of its goods are made in house. This helps the company to handle its inventories with great effectiveness. It also allows the company to respond to changes like seasonal or fashion very easily and quickly. While Gap and A&F may take up to 9 months to introduce a new line of clothing, Zara can respond in 2 or 3 weeks. तो ये जो आपको दिख रही है डिफरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए क्या है कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर चाहिए। अब जो इंटीग्रेशन हमने देख लिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इसके लिए भी क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए कंपनी को इन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू मल्टी डिविजनल एंड SBU स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक मल्टी डिविजनल SBU स्ट्रक्चर देखिए शो किया गया है। जैसे एक CEO है और उसके यहाँ पर ये स्टाफ अथॉरिटीज होगी, लीगल एंड PR, एंड उसके नीचे यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट HRM, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट। ये क्या है कि हेडक्वार्टर लेवल पर ही हर पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन को डील कर रहे हैं। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब ये SBU यूनिट्स आप देख सकते हो कि एक ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं A, B, C और D। ओके, डिफरेंट है, और उसके ऊपर जो है वो इनके कॉर्पोरेट हेड्स हैं डिफरेंट फंक्शंस के, जो कि इन SBUs को फंक्शनल लेवल पर मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, इट वाज अडॉप्टेड बाय MA HIT, RD आयरलैंड एंड RE हॉस्किंसन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, मैसन OEO साउथ वेस्टर्न इन 2007। अब ये तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की बात थी, जब एक पर्टिकुलर बिजनेस अपने सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में खुद को डाइवर्सिफाई करे। जैसे कि हमने वॉल्ट डिज्नी की यहाँ पर बात करी, तो वॉल्ट डिज्नी क्या कर रहा है कि अब पहले वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए एनिमेटेड फिल्में बना रहा था, और उसके बाद उसने जो है कैरिबियन पायरेटेड सीरीज बनाई, तो उसने क्या किया, फिल्म लाइन में खुद को डाइवर्सिफाई किया। तो दैट इज अ काइंड ऑफ रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, राइट। लेकिन अगर सपोज कोई पर्टिकुलर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ITC ने जैसे किया, ITC ने क्या किया, पहले इनिशियली इट वाज इंडियन टोबैको कंपनी, इट यूज्ड टू मेक टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ओके, तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये सब बनाता था, सिगरेट वगैरह। लेकिन बाद में ITC ने खुद को अनरिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया, डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस में। जैसे कि ITC की होटल चेन है, ITC फूड एंड बेवरेज में भी है, ITC स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है, डिफरेंट FMCG गुड्स में है। तो ITC इज अ कॉन्ग्लोमरेटली डाइवर्सिफाइड बिजनेस। ओके, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेट। ऐसे टाटा ग्रुप है, ये कॉन्ग्लोमरेट है, रिलायंस है कॉन्ग्लोमरेट, अनरिलेटेड लाइंस ऑफ बिजनेस में इन्होंने खुद को एक्सपेंड किया है, डाइवर्सिफाई किया है। तो उनके लिए भी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से बनता है। लाइक सबसे पहले CEO है, उसके अंडर में कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट HRM, कॉर्पोरेट लीगल, अंडर कॉर्पोरेट PRs हैं,
एंड देन उनके जो डिविजनल हेड्स है, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी एंड डिवीजन डी, ये सब है। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रक्चर दोनों के देखे। हमने यहाँ पर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो होता है या कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। यहाँ पे एसबीयू के थ्रू होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज में, कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि कुछ की रेवेन्यूज जनरेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, और अनरिलेटेड का भी हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे डिविजन्स होते हैं, डिवीजन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 तरीके के जो स्ट्रेटेजीज हैं, इनमें स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजी, ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस होता है, तो वहाँ पे ग्लोबल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, जहाँ पर कि इंटरनेशनल डिवीजन स्ट्रक्चर होता है। एंड मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी में ग्लोबल ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी यही होता है कि फंक्शनल लेवल पर डिवाइडेड रहते हैं सीईओ के अंडर में फंक्शनल हेड्स। ग्लोबल स्ट्रेटेजी, ग्लोबल प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि जो सीईओ है उसके अंडर में फंक्शनल हेड तो आते ही आते हैं, और साथ में जो प्रोडक्ट डिविजनल हेड्स होते हैं वो भी आते हैं। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि सीईओ है, उसके अंडर में कू होता है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके अंडर में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हर रीजन को डील करते हैं, रीजन ए, बी, सी एंड डी। और कॉर्पोरेट स्टाफ इनकी स्टाफ अथॉरिटी होती है, ये भी टॉप लेवल में आया है। अब देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी एंड ग्लोबल मैट्रिक स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होता है। मैट्रिक स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर तो आता ही आता है, और साथ में आपका जो है कहना चाहिए कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर भी आता है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड आपका कहना चाहिए कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, दोनों ही इसमें आएंगे, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई पर्टिकुलर सपोज बिजनेस है जहां पे एचआर की बात है, तो एचआर अपने रीजनल हेड की सुनेगा या जो कॉर्पोरेट हेड है एचआर का उसकी बात सुनेगा, तो यहाँ पे डुअल कमांड हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट होता है। स्ट्रक्चर फॉर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी, अब जब कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजीज होती है वहां पर क्या स्ट्रक्चर होता है, वहां पर होता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर फॉर डिजिटाइजेशन स्ट्रेटेजी, जहां पर डिजिटलाइजेशन होना है, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज प्रोफाउंड implications for the strategy as well as for the organization design. Structure for implementing digitalization strategies may not be very different from those used for implementing other types of corporate strategies. Okay, सो लगभग वैसा ही होता है इसमें भी, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कई बार डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें हम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप और मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स इसमें रहते हैं। ओके, अब ये होता है कि जो हमारे रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ रिट्रेंचमेंट मतलब जहाँ पे हमें डाइवर्समेंट करते हैं वहाँ कैसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो रिट्रेंचमेंट डज नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। इट में हेल्प इन हाइविंग ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ डिवीजन दैट आर रिट्रेंच्ड रिजल्टिंग इन कर्टेल्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कर्टेल किया जाता है, शॉर्टन किया जाता है, छोटा किया जाता है, श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, तो भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन करने की, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती है, उनको श्रिंक की कर्टेल ही करना होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक अप्रोच है जिससे कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज को, मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज हैं या जो स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके थ्रू। ठीक है, and in setting the strategies a firm is required to change its structure so that it can better implement the strategies. Structure follow strategy. The development of organizational structure is primarily based on the firm's strategies, and there are different strategies that can be used to implement different organizational structures. Okay, और हर किसी के अपने pros and cons होते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ा है। फर्दर देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड एट डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लेवल्स एंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरियस बिजनेसेस एंड द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज। So these are certain references of this particular ePDF. Okay, and
Also, as far as my reference for this lecture is concerned, it is EPG पाठशाला. आप लोग खुद से भी सर्च कर सकते हैं और ये सेम PDF मैं आपसे भी शेयर कर सकती हूँ if you require. Okay students, thank you very much. That's it for today's lecture.